हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं या रजिस्टर दिए हुए हैं, ओके, तो उन रेजिस्टर्स को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है उसको या तो सीरीज वाइज यानी कि एक के बाद एक लाइन से जोड़ते जाएं, या दूसरा तरीका होता है पैरेलल यानी कि एक के बाद एक पैरेलली उसको कनेक्ट किया जाए। ओके, तो आज हम सिर्फ देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स कि किस तरीके से रजिस्टर्स को एक सीरीज में, सीरियल में या एक लाइन में कैसे कंबाइन किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहां बोला गया कि व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड in such a way that the same current flows through each one of them in succession, then such grouping is called series grouping of resistors। यानी कि सिंपल यही बोला गया है कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स हैं आपके पास और अगर हमको उनको कनेक्ट करना है एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि सीरियली उसको हमको कनेक्ट करना है, एंड टू एंड बोला गया है कि इस टाइप से कर रहे हैं कि जितनी भी करंट सप्लाई हो रही है उस सर्किट में, तो सभी को जो करंट फ्लो होगी सभी रजिस्टर्स में से वो सेम करंट फ्लो होनी चाहिए। एंड देन सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से सपोज कीजिए करंट यहाँ पे सप्लाई पास होना शुरू हुआ, ओके, तो जो करंट जा रही है वो पहले इसको मिलेगी, देन एक के बाद एक सक्सेशन यानी कि एक के बाद एक, यानी फिर उसी इसको मिलेगी, उसके बाद फिर इसको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो देन सच ग्रुपिंग इज कॉल्ड द सीरीज ग्रुपिंग। इसी को क्या बोला गया है? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर को हम कैसे ग्रुप किए या कंबाइन किए? सीरीज में, सीरियली बोल सकते हैं, लाइन से, एंड टू एंड बोल सकते हैं, सक्सेशन में बोल सकते हैं। सो दे आर वेरियस वे कि आप इसको कैसे बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोला है। द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 is shown in the figure 3.8a and its equivalent circuit is shown in figure that is 3.8b। तो अब इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर 1 दैट इज R1, देन R2 एंड देन R3, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक नया टर्म आ रहा है 3.8b फिगर में एक इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। नो व्हाट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट? तो अगर मैं सिंपली एक बात बोलूं कि सपोज कीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अगर उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर मैं सिंपली ड्रॉ करूं, ओके, वेरी इजी वे से, तो उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सर्किट। या फिर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट जो वो परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट कर रहा है उतना ही परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करने का अगर हम एक सिंपल एक सर्किट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि वो उसी सर्किट जो कि कॉम्प्लेक्स है उसके ही इक्वल आपको सब वैल्यू शो करेगा। अगर आपको नहीं समझा तो अभी जो मैं समझाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है हमारे पास तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, राइट, R1, R2, R3। आखिर इन तीनों रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी, एक ही आंसर आएगा। तो क्यों ना मैं उस सारे रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू मिलेगी सबको मिला करके उसके बदले में एक ही रेजिस्टेंस ले लूँ। तो तीन रेजिस्टेंस के बदले में यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। ओके, बाकी आप देख रहे हैं कि जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिया गया है। ओके, बाकी चीजें हैं बैटरी एंड द की वो एज इट इज दिखाया गया है। ओके, तो अब अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूं कि मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट टर्म क्या होगी, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, तो बेसिकली जितना रेजिस्टेंस वहां था उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए सेकेंड सर्किट में भी। ओके, या फिर जो सर्किट पहला दिखा रहा है वही सर्किट आपको सेकेंड भी शो करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स लिए गए R1, R2, R3 एंड इन पॉइंट्स यानी कि X एंड Y या फिर A एंड D पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है कितना? दैट इज कैपिटल V, वो एक ही हो सकता है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए कि इस रेजिस्टेंस के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके एंड्स पे, तो वो V1 होगा। देन रेजिस्टेंस 2 जो है R2, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसके एंड्स पे, यानी कि B और C के बीच में हो जाएगा V2 एंड C एंड D के बीच में क्या होगा? दैट इज V3, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फॉर द रेजिस्टेंस R3। ओके स्टूडेंट्स, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो कि A से D या फिर XY पॉइंट्स के बीच में अप्लाई किया गया है
दैट इज टोटल V, आई मीन कैपिटल V। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो है बेसिकली एक बैटरी दी हुई है एंड एक की दी हुई है। इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है कि इस पूरा रेजिस्टेंस मिला करके हमको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, वो कैपिटल R ले लिया हमने, R1 R2 R3 के बदले हम कैपिटल R ले रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V होगा, बैटरी कनेक्टेड है एंड यहाँ पे की दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन X एंड Y, सो द करेंट I फ्लो थ्रू द सर्किट। तो यहाँ बोला गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V अप्लाई कर रहे हैं हम सर्किट में, यानी X और Y के पॉइंट पे, ओके, उसके एंड्स पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कितना कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल I है। So due to this current, the potential drop across resistors R1, R2, R3 be V1, V2, V3 respectively। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है हर एक रेजिस्टर्स के लिए, ओके, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उस टाइम पे जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा R1, R2, R3 के लिए, वो करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा V1, V2 एंड V3। तो इस केस में अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ, जिसको हमने वीर लॉ भी बोले थे, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली V1 R1 V2 R2 V3 R3 यूज हो रहा है, राइट, बट यहाँ पे I जो है वो करंट है और वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पूरे सर्किट में जैसे कि हमने आपको डायग्राम में बताया थे, जितनी भी करंट पास होगी उस सर्किट में वो 1 बाय 1 सारे रजिस्टर्स को मिलते चले जाएगी सक्सेसिवली। ओके, तो इस तरीके से I जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेजिस्टर्स की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, तो ऑब्वियसली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A टू D, ये B नहीं है D है, सो A एंड D क्या हो जाएगा बेसिकली, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, तो कैपिटल V इज इक्वल टू सारे पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। In the equivalent circuit, the potential difference developed across the ends of the equivalent resistor, that is between the points X and Y, then by Ohm's law। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट की, तो उस केस में हमने क्या बात किए थे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था कैपिटल V, एंड करंट कितनी सप्लाई हो रही है दैट इज कैपिटल I। तो उसके लिए ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, ओके, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं तो यहाँ पे V की वैल्यू हटा के हम वहाँ IR पुट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे V1 की वैल्यू हम IR1 पुट कर देंगे, V2 की जगह IR2 पुट कर देंगे, एंड V3 की जगह IR3 पुट करने पे हमको इस टाइप से कुछ इक्वेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से बेसिकली I कॉमन निकल रहा है, तो I कॉमन निकालेंगे तो मिल जाएगा हमको I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड इक्वल के उधर एज इट इज IR रहेगा। अब यहाँ पे I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली यही फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ऑब्टेन बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टेंसेस। तो इसका मतलब जब भी आप तीन रेजिस्टेंस को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं तो बेसिकली यही फॉर्मूला होगा। ये जो यहाँ पे जो ये कैपिटल R है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमने अभी समझे थे कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ कैपिटल R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी होगी तो हम सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। तो इन समरी स्टूडेंट्स मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जब कभी आप 2 लीजिए 3 लीजिए कितने भी चाहे तो रेजिस्टर्स ले सकते हैं, अगर आप सिंपली उसको एक सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आप उन सारे रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है इन द रेजिस्टेंस आप उनको प्लस करके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बोला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस। सो नाउ इफ n रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। अब मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn, जितने भी हैं आपके पास आप सिंपली प्लस कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और केस डील करते हैं कि इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, R इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n ऑफ Ri। ओके, तो अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं
और सारे ही रेजिस्टर्स की वैल्यू जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो इक्वल है, सेम है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा N इंटू कैपिटल R। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द करंट सप्लाइड बाय सोर्स। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, यानी कि अगर आपने रजिस्टर को जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो सभी को इक्वल मिलेगी। जैसे कैपिटल आई करंट हमने ऊपर देखे थे कि फ्लो हो रही थी, तो कैपिटल आई करंट ही R1 को भी मिली थी, R2 को भी मिली थी, R3 को भी मिली थी। ओके, तो ये पहला पॉइंट वही बोला गया कि करंट कभी भी डिवाइड नहीं होती इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ बोला गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस जितना होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस भी मिलने वाला है। ओके, या फिर आप इसको अपोजिट में भी पढ़ सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का आप रजिस्टर यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट पॉइंट है व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन सीरीज देन इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस। द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो हमको रेजिस्टेंस मिलने वाला है उस रेजिस्टेंस की इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसका मतलब जितना लंबा हम रेजिस्टेंस लेंगे, जितना लेंथी लेंगे, उतना ही ज़्यादा हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलने वाली है, एंड जितना ही वो साइज में लेंथ में छोटा होगा उतनी ही हमको रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी कम मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।